चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग देखा था, है ना। दो सेल थे, हाफ सेल हमारे। लेफ्ट साइड में एनोड था, राइट साइड में कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड में रिडक्शन। बीच में दोनों के कनेक्शन क्या था? सॉल्ट ब्रिज। एनोड में एक इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड में एक इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, और आपस में बाहर दोनों वायर से कनेक्टेड है एक्सटर्नली, इंटरनली थ्रू सॉल्ट ब्रिज, एक्सटर्नली थ्रू वायर्स। ठीक है। तो इसका एक पूरे सेल का एक पोटेंशियल होगा, जो हमको यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो वो दिख जाएगा कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट खुद का इसका एक नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कि एक तरफ लो पोटेंशियल, एक तरफ हाई पोटेंशियल। कन्वेंशनली नेगेटिव को लो पोटेंशियल बोलते हैं और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल बोलते हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ ऐसा था, है ना, और करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा था। ये सब देख लेते करंट का डायरेक्शन वगैरह, है ना। हमने जिंक कॉपर का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा था? Zn gives you Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर 2 प्लस, यही दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? कॉपर। ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? Zn plus Cu2 plus gives you Zn2 plus Cu। धीरे धीरे ये रॉड थिन होती जाएगी क्योंकि जिंक इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, और धीरे धीरे ये रॉड थिक होती जाएगी बिकॉज कॉपर इज गेटिंग डिपॉजिटेड। उल्टा हो रहा है ना दोनों में, यहाँ जिंक धीरे धीरे घुलते जा रही है, यहाँ धीरे धीरे कॉपर चिपकता जा रहा है, तो ये मोटी होगी, ये पतली होती जाएगी। ठीक है। ओके, ओवरऑल रिएक्शन ये है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी अपन देख चुके थे कि जिंक के बाद एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू शो दिस इंटरफेस। देन बाहर क्या आ रहा है? Zn2 प्लस। देन टू शो सॉल्ट ब्रिज अपन डबल लाइन लगा रहे हैं, और यहां क्या हो रहा है? कॉपर 2 प्लस जा करके ये इंटरफेस हो गया मेरा, ये रही वो लाइन, और यहां पे आ गया हमारा कॉपर। दोनों में अपन और क्या ऐड करते हैं? कंसंट्रेशन, कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे, जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या है, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं C1 C2। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेल। लेफ्ट वाले सेल को लेफ्ट में ही लिखेंगे, राइट वाले सेल को राइट में लिखेंगे, ताकि सेल रिप्रेजेंटेशन देखकर भी हम समझ जाएं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड। ऐसा समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब अपन मैथमेटिकली इसका ईएमएफ निकालते हैं, पूरे सेल का ईएमएफ जब निकालते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, जिसका वैल्यू क्या होता है? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों के पास खुद का पोटेंशियल है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डिफरेंस या गैप आ रहा है, दैट इज व्हाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। तो उनके इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जो पोटेंशियल मीटर है वो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस देने वाला है, इसलिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है। और वही हमारे सेल का क्या होता है? ईएमएफ। ठीक है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमको पता चलेगा कि कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, तब तो आप माइनस करके निकाल पाओगे ना सेल का ईएमएफ। जैसे हमने वो टेबल में देखा था वैल्यू, तो उससे निकाले थे कि डेनियल सेल का ई सेल 1.1 वोल्ट आएगा। अभी अपन निकालेंगे फिर से एक बार, याद क्लियर है ना। उसके बाद अपन क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर कैसे करोगे, क्योंकि जब आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हो तो पोटेंशियोमीटर तो दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का डिफरेंस इज दैट वैल्यू। बट मुझे तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानना है कि किस किस को माइनस करके फाइनल आंसर लेकर आ रहे हैं। तो उनका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड पढ़ा था SHE नाम का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कंडीशन स्टैंडर्ड दी गई है, यानी कि 1m कंसंट्रेशन रहेगा उसके इलेक्ट्रोलाइट का। HCl लिए थे उसमें इलेक्ट्रोलाइट, और हाइड्रोजन गैस हमने लिया था 1 atm प्रेशर पर, और टेम्परेचर हमने रखा था 298 केल्विन। जब ये कंडीशन होगी तो इसी को अपन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो हमने SHE लेना है और अपने डिजायर्ड इलेक्ट्रोड के साथ उसका सेल बनाना है। आपको सेल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड चाहिए ना, उसमें एक हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, उसमें एक हाइड्रोजन क्या रहेगा?
फिक्स, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है हाइड्रोजन की 0 वोल्ट। तो अब आप उसको किससे भी कंपेयर करना है, कनेक्ट करो, जो डिफरेंस आएगा वही उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बिकॉज हाइड्रोजन का तो 0 है। आप हर बार 0 से माइनस कर रहे हो समथिंग, तो जो आंसर आएगा वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे हमने एक सेल बनाया था, जिंक और हाइड्रोजन का सेल बनाए थे, ये जिंक उठा लिया था अपन ने, यही वाला इलेक्ट्रोड को उठा के यहां रख दिया था हमने, और हाइड्रोजन SHE ले लिया था यहां पे हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब इसका सेल बनाया तो मैंने ऐसे ही क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जिंक के रेस्पेक्ट में रिडक्शन होता है और जिंक का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन होता है। दैट इज व्हाई आई प्लेस्ड इट ऑन द लेफ्ट। जिंक को मैंने लेफ्ट में प्लेस किया और कॉपर को, सॉरी हाइड्रोजन को मैंने राइट में प्लेस किया है। ठीक है, तो यहां होने वाला है रिडक्शन, यहां होने वाला ऑक्सीडेशन, और जो आप जैसे सेल वहां बनाए वैसी सेल यहां बनेगा, पर जो इसकी रीडिंग आने वाली है ना, वो रीडिंग होगी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगा वो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि इसका तो 0 होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा इन दोनों को माइनस करने पे वो जो वैल्यू ऊपर आएगा, क्योंकि ये इसका काम है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, VB माइनस VA या VB माइनस VA जिसको बोल लो, पर वो डिफरेंस बताएगा कि दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट डिफरेंस कितना है। जो भी डिफरेंस की रीडिंग होगी ना, वही हमारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए मैंने क्या नाम दिया उसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट प्लस में। दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, वो भी स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने कंडीशन स्टैंडर्ड ली है। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, देखो Zn/Zn2+ इज इक्वल्स टू इतना, पर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पर जो हमारी टेबल है जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, वो टेबल में सबकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है। देखो आप टेबल की हेडिंग क्या है, लाया बुक, टेबल की हेडिंग क्या है जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड, बस रिडक्शन नहीं लिखा हुआ है, अच्छा लिखा, हेडिंग नहीं दिया होगा, बट अब देखो सारे रिएक्शन रिडक्शन के हैं, हर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, देखो लेफ्ट साइड में है ना, तो वो सबके क्या लिखे हुए, रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए देखो जिंक का वैल्यू ये नहीं लिखा होगा, जिंक का वैल्यू ऐसा लिखा होगा, देखो E0 Zn2+ से Zn, अब ये रिडक्शन हो गया, ये प्रोसेस समझ आ रहा है ना। Zn से Zn2+ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और Zn2+ से Zn का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ये लिखा होगा -0.76, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपने लिखा नहीं होगा, अपन लिख लेंगे आज, ठीक है। तो क्योंकि जिंक का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए उसको पोटेंशियल क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट वो टेबल में जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, वो एक ही जैसी वैल्यूज लिखी हुई, एक ही जैसी मतलब सबकी रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखी हुई है, इसलिए उसने +0.76 नहीं लिखा है, वहां पे -0.76 लिखा है, बिकॉज वो जिंक का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सेम सेल जब आप कॉपर के साथ बनाओगे, तो कॉपर को आपको राइट में रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन को लेफ्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अपने रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी हुई है ना, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता एसिड से H, कॉपर एसिड से H डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है, बट यही काम कॉपर नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में जो ऊपर है एलिमेंट, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर उसके नीचे है, तो इसलिए मैंने कॉपर को कैथोड बनाया है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड। अगेन सेम सेल बनाओगे, पर यहां पे अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन, वैल्यू आएगी यहां पर, और वो वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट, और ये उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉपर की क्या है ये, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे वहां पे जिंक की वो वैल्यू क्या थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, बट यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो वैल्यू आ रही है 0.34 प्लस में, वो पहले से ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो उसमें कुछ किया नहीं, वही सेम वैल्यू लिख दी। तो वहां पे ऐसा लिखा होगा E0 ऑफ कॉपर
2+ से कॉपर बनने में पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। क्लियर है? तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ रही है? तो आपकी बुक में वो सीरीज ऐसी कुछ होगी, ऊपर शायद वैल्यूज पॉजिटिव है, मुझे पहली वैल्यू बताओगे कोई पॉजिटिव वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू 2.87 वोल्ट है ना, ये हमारी ई नॉट की वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में। और जैसे से आप नीचे आ रहे हो, ध्यान देना, ऑब्जर्व करना उस वैल्यू को, जैसे से आप नीचे आ रहे हो, यहां पे कहीं पे हाइड्रोजन की लिखी होगी ई नॉट वैल्यू, विच इज मिली 0 वोल्ट, दिख रही है? ऑनलाइन जो है वो बुक ऑब्जर्व करना, पेज नंबर क्या है, 37 इन द न्यू एडिशन है ना। न्यू एडिशन में पेज नंबर 37 में आपको एक टेबल दिखेगी, फुल एक पेज की टेबल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके पहले अपन ने कोऑर्डिनेशन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, वो किसका सीरीज था, लिगेंड्स का, कि लिगेंड्स कैसे अरेंज्ड हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बोल लो, फील्ड पढ़ते थे ना, फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड, तो उसका नाम क्या था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि वहां पे कलर था, जिसका ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा फील्ड होगा, जितना डेल ओ बड़ा होगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वो लाइट एमिट करेगा, तो वहां पे कलर था, इसलिए वर्ड आया स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम है इसका। ओके, तो 0 वोल्ट ऑब्जर्व किया आपने, फिर नीचे आके तो माइनस तक जा रहा है। लास्ट वैल्यू किसकी है, देखो लिथियम की है क्या, माइनस कितनी है, 3.05 वोल्ट। तो ऐसे आपके पास सीरीज दी हुई है, मेरे पास प्रदीप में जो हुआ है वो उल्टा सीरीज दिया हुआ है, ये ऊपर है और ये नीचे है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चला है, आपकी बुक में पॉजिटिव से नेगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। तो ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वाले लोग हैं, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल कम वाले लोग हैं, एम आई क्लियर? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, ये अपन लाइन लिखे थे क्या, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट एंड जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। किसकी वैल्यू ज्यादा है, अरे दोनों में कौन बड़ा है, कॉपर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होता है रिडक्शन। ये लिखे हैं क्या, यही पूछ रहा हूं, नोट वोट में नहीं लिखे हो क्या अभी कुछ? व्हाट वाज द लास्ट लाइन, अपन ने लास्ट लाइन क्या लिखी थी, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे क्या, और उसके पहले क्या लिखे थे, एसएचई के बारे में लिखा है क्या? ठीक है, अपन अभी लिख लेंगे। अच्छा चलो पहले समझ लो, फिर अपन लिखवा दूंगा मैं आपको। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, उसका रिडक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है जो बच गया उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तभी तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का रिडक्शन। तो टेबल की वैल्यूज देखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को लेकर के सेल बनाऊं तो किसको एनोड बनाना पड़ेगा, किसको कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एग्जैक्टली कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड हो जाएगा। एम आई क्लियर? इसलिए जो ऊपर है ना, ये रेड्यूस होना पसंद करेंगे, और जिनका रिडक्शन होता है वो कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उल्टा होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होने वाला है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों में रेड्यूस ये होगा तो कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिंक हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखना आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा कि अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे जल्दी रेड्यूस हो रहा है, जो सबसे जल्दी रेड्यूस हो रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो ये हो रहा, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। वहां क्या लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कुछ लिखा है, ये लिखा ना देखो, इंक्रीजिंग, वो ऐसे ऊपर से नीचे, उल्टा एक ही मतलब है ना। अगर ये डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो उसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऊपर वाला बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नीचे वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर वाला वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाला वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा। समझ गया ना टेबल? तो टेबल की वैल्यूज देख करके हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है।
प्रॉपर ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा अपना? ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला लिखे थे, ये लिख लिए ना। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, अभी तक अपन नॉन स्टैंडर्ड की बात की ही नहीं है, वो हमारा अगला टॉपिक है। पर पहले स्टैंडर्ड समझ रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या हो गई? ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये होना चाहिए 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो तो गैस था करके 1 एटीएम लिखा हुआ है, वरना इलेक्ट्रोलाइट का कोई प्रेशर ऐसे थोड़ी ना होगा, लिक्विड्स तो इनकम्प्रेसिबल है ना। तो अपन को बस ये दोनों कंडीशन देखनी है, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये एक स्टैंडर्ड होगी तो आप ई नॉट वैल्यूज यूज कर सकते हो टेबल की, अदरवाइज हम वो यूज नहीं कर सकते। फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन अलग इक्वेशन होता है ई नॉट सेल निकालने का, ई सेल निकालने का। तो अपन ई सेल बोलेंगे ना, तब जब तक कंडीशन स्टैंडर्ड है तब तक अपन क्या नाम दे रहे हैं उसको? ई नॉट सेल। और जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी तो क्या बोलोगे? ई सेल बोलोगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड। सब में से ऊपर से मैंने वो नॉट हटा दिया, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। वो नॉट लगाते हैं कब? जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है। तो कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड तो अपन ई सेल ही बोलेंगे उसको। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नोट में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। चलो लिखो नोट में पॉइंट। हाँ, नोट में पहला पॉइंट लिखना, अपन ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन किया था जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैंड डाले थे। तो उसमें हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिसका रिडक्शन होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसा कुछ लिखे हैं क्या? ये वर्किंग था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बस यही लिखे ना टाइप्स। हाँ चलो नोट में लिखवा रहा हूं मैं, लिखिए। लिखना नहीं हो नोट में। if the electrode undergoes oxidation, if the electrode undergoes oxidation, if the electrode undergoes oxidation with respect to hydrogen, with respect to SHE लिख लेना, with respect to SHE, if the electrode undergoes oxidation with respect to SHE, standard hydrogen electrode, then the potential is called standard oxidation potential. Standard oxidation potential. Standard oxidation potential. Example लिख लो. For example, Zn undergoes oxidation with respect to SHE. Therefore, E naught Zn से Zn2 प्लस ऐसा लिखना, ठीक है? इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। Zn2 प्लस से Zn लिख दिया तो रिडक्शन हो गया ना, इज इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट, ये इसका क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सेम लाइन एक और पॉइंट बना करके किसके लिए लिखोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखो कि इफ इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ SHE या विथ रिस्पेक्ट टू SHE, द पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एग्जांपल में कॉपर लिख लेना। पर पूरा सेंटेंस लिखोगे पूरा ना? सेंटेंस लिखने के बाद फॉर एग्जांपल कॉपर अंडरगोज रिडक्शन लिख लेना। कॉपर अंडरगोज रिडक्शन with respect to SHE, therefore E naught of, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिप्रेजेंट भी अपन वैसे ही करेंगे, रिडक्शन वाला, इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। ये इसका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। हो गया? वो सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया, जल्दी करो। वो लिखने के बाद ये फॉर एग्जांपल लिखोगे ना, सुन रहे हो क्या?
सीधा फॉर एग्जाम्पल मत लिख देना। पीयूष लिखा है, क्या लिखा है? मैंने कॉपर क्या बोला? मैंने लिखा इफ द इलेक्ट्रोड अंडरगोज, हाँ हाँ, देन द रिडक्शन, देन द पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखना है, ठीक है। और अब एक जो लाइन लिखवाना वो है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऐसा लिखते रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, हाँ, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब ये थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, है ना, दिखना चाहिए ना रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट Zn2 प्लस से Zn वैल्यू इज माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। समझ गया क्या? ई नॉट सेल का फॉर्मूला आपने पहले से लिख लिया, ई सेल या ई नॉट सेल का फॉर्मूला सेम है, बस कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो नॉट नॉट लग जाएगा, नहीं होगी तो बिना नॉट के लिखेंगे ई सेल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालेंगे ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी स्टडी आपने आज बुक से कर ली है, उसके एप्लीकेशंस लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिखे, लिखना इसमें, इट इज अ सीरीज इन विच, it is a series in which, it is a series in which it is a series in which various electrodes are arranged, various electrodes are arranged, various electrodes are arranged, various electrodes are arranged in order of their increasing values of, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मत लिखो, डिक्रीजिंग लिखो, क्योंकि आपकी बुक में डिक्रीजिंग वैल्यूज है ना। सबसे पहली 2.87 है ना, उसके बाद माइनस है लास्ट, तो ये डिक्रीजिंग हुआ ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? हाँ, तो क्या लिखे? इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, in order of their decreasing values of standard reduction potentials, in order of their decreasing values of standard reduction potentials। समझ गया क्या? ठीक है, ओके। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो नेक्स्ट सब हेडिंग डालना इसी में ही, या सब हेडिंग में डालो, इसी में लिख लो, some applications of electrochemical series are, some applications of electrochemical series are, some applications of electrochemical series are। देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, इस सीरीज से अपन क्या क्या पता कर सकते हैं? इससे अपन अपने सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज आपको पता है, माइनस करते जाओ, कैथोड माइनस एनोड, आपको अपने सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। दूसरा, आपने अभी ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को भी कंपेयर किया कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू कंपेयर द फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं एप्लीकेशन का, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग, रिलेटिव इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो कंसेप्ट हमारा क्या है? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो
हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, greater is the reduction potential, greater is the reduction potential, comma, more easily is the substance reduced. Greater is the reduction potential, समझ के लिखना जो लिख रहे हैं, greater is the reduction potential, more easily is the substance reduced, more easily is the substance reduced, or in other words, stronger oxidizing agent it is, stronger oxidizing agent it is. ये पूरा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली रेड्यूस होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मतलब कॉपर का वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट और सिल्वर का वैल्यू है, बताओ देख करके केबल, मुझे याद है पर आप लोग से पूछ रहा हूं, 0.80 होगा. देखो एक बार जल्दी से, है ना? तो अब देखो इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इतना सिल्वर का राइट. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो इजीली रेड्यूस होगा और वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. कर लिया ना आपने कंपेयर कि कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सिल्वर. क्यों? क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो ये कंपैरिजन अपन को टेबल से करने मिल जाएगा. तो ये टेबल का यूज हुआ ना. एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, उसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन उसको, समझ रहे हैं? उसको पढ़ने का फायदा क्या हो रहा है, उससे अपन को ये पता चल रहा है कि मुझे अगर दोनों में से चूज करना होगा कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं सिल्वर को चूज करूंगा ना कि कॉपर को. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट में आते हैं. सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल लिखना है कि एक तो एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ई नॉट ऑफ दिस ये है, ई नॉट ऑफ दिस ये है. यहां आप लिख सकते हैं कि एजी इज बेटर, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्या, कॉपर. वैल्यू लिख रहे हो और यहां समझ में आ जाएगा जो आपने लिखा उसी का एग्जांपल है. ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजीली इट विल गेट रिड्यूस्ड, मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज. समझ गए क्या? चलिए एग्जांपल लिखने के बाद सेकंड एप्लीकेशन लिखते हैं. सेकंड एप्लीकेशन क्या देखो, सेकंड एप्लीकेशन टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज, वही कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, एक्टिविटीज ऑफ मेटल. हमारी ये एक्टिविटी सीरीज भी तो यही करती थी ना कि जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है. जैसे पोटेशियम सोडियम ऊपर थे, जिंक नीचे था, तो पोटेशियम एंड सोडियम आर मोर रिएक्टिव देन जिंक, उसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज बोलते थे. ठीक है, उसमें हाइफन डाल के लिखेंगे. हाँ लिखिए, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, greater the oxidation potential of the metal, greater the oxidation potential of the metal. निकाल सकते हैं ना उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी. आपके पास जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में होंगी, जितनी भी रिडक्शन पोटेंशियल मेटल की है वो सब नेगेटिव में लिखी हुई है. उसका उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी, वो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, या मोर इजिली इट कैन गेट ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हो. मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में ले लो, गेट ऑक्सीडाइज्ड. मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में गेट ऑक्सीडाइज्ड. ब्रैकेट क्लोज. एंड हेंस ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी.
and hence greater is its reactivity. And hence greater is its reactivity. टेबल से ना इन सब की वैल्यू लिखो जल्दी से. एक तो जिंक वाले की, फिर एक कॉपर वाले की, पर सब ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिखोगे. देखो मैंने रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर दिया ना. देखो आपके पास है टेबल, टेबल से देख करके लिखो, मैं नहीं बता रहा हूं वैल्यूज. सबकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना मतलब सबका साइन उल्टा कर देना. टेबल में जो वैल्यू लिखी होगी ना, उन सबका साइन उल्टा करके यहां लिखोगे, क्योंकि मैं सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा रहा हूं आप लोग को. बता जाइए वैल्यूज. इसकी हो जाएगी +0.76, करेक्ट. हाँ बाकी बताइए. इसकी +0.44, इसकी तो -0.34 वोल्ट, इसकी -0.80 वोल्ट. व्हाट अबाउट दिस? इसकी प्लस होगी. क्या आ रही बताओ मैग्नीशियम की वैल्यू? 2.36 है. ठीक है. अब जो आपने पॉइंट लिखा है ना, उसके हिसाब से बताइए किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर बताने में इतना टाइम लग रहा है क्या? चौथे पांचवी के बच्चे को नंबर बुलाऊंगा, वही बता देगा. इसे 2.36 सबसे बड़ा है इनमें. mg. फिर उसके बाद जिंक, फिर आयरन. तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो इजिली ऑक्सीडाइज होंगे. और वही मेटल तो अच्छा होता है जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाए, वो ज्यादा रिएक्टिव है. तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओगे क्या, कैसा रहेगा? ग्रेटर से स्मॉलर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखूं? mg. फिर कौन सा लगाऊं, ऐसा वाला लगाऊं कि ऐसा वाला लगाऊं? मतलब ऊपर वाला लगाऊं कि नीचे वाला? ऊपर वाला ना. आयुष पक्का? सब बोल दिए इसलिए. चलो अगला. Zn, फिर Fe, फिर Cu, और सबसे Ag. -0.80 छोटा होता है ना बाबा. देखो ही बोल रहा हूं प्रणब, बायो. पर इतना तो आता है ना बायो वालों को भी. चलो लिख लो इसको. ये एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है. मेटल की एक्टिविटी बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव या एक्टिव मेटल है. ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इजिली इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन या इजिली इट विल गेट ऑक्सीडाइज. और मेटल तो ऑक्सीडाइज ही होता है. एक अच्छा मेटल वही कहलाता है जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाए, सबसे पहले लूज कर दे अपना इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये आपका दूसरा एप्लीकेशन. और लिखेंगे थर्ड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट. ये तो आपने किया हुआ है तो इसको तो जल्दी लिख लेंगे. टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. स्टैंडर्ड के लिए काम आएगी टेबल, है ना. कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तभी टेबल का काम है, क्योंकि सारी वैल्यू स्टैंडर्ड वाली लिखी हुई है. टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, सीधा फॉर्मूला लिख लेना. ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, सॉरी एनोड. ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो जो भी उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. एक्चुअली इसलिए उसको यूनिफॉर्म लिखे ना, ताकि सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहा है या तो सबका ऑक्सीडेशन लिखा रहा है. उनको रिडक्शन पोटेंशियल पसंद था तो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया सबका. ठीक है. तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ठीक है. चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे. लिखिए क्वेश्चन. अ सेल इज प्रिपेयर्ड, a cell is prepared by dipping a
a cell is prepared by dipping a copper rod in 1 m बोले तो 1 मोल पर लीटर 1 m CuSO4 copper rod in 1 m CuSO4 solution and a nickel rod in 1 m nickel sulfate solution. Full stop. The standard reduction potentials दोनों का दिया हुआ है, तो आपको टेबल रटना नहीं है ना सबकी वैल्यूज, आपको जो भी सेल दिया होगा उसका ई नॉट वैल्यूज दिया होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स का. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर एंड निकल इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर का तो भी याद हो गया होगा ना, 0.34 है ना, आर 0.34 वोल्ट एंड माइनस 0.25 वोल्ट रेस्पेक्टिवली. पहला वाला वैल्यू कॉपर के लिए है, पहले कॉपर ही लिखे थे ना नाम, ठीक है. चलिए इसके क्वेश्चंस क्या क्या लिखेंगे. पहला लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल रिएक्शन या व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन. व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन. ये आप तभी सही लिख पाओगे जब आप एनोड कैथोड सही प्रेडिक्ट कर पाओगे. समझ गए क्या. सेकेंड पॉइंट है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. ई नॉट सेल निकालना है. सी, which electrode is positive, which electrode is positive. कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि कैथोड कौन है ना. एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यहां पे उल्टा होता है. बस एक ही चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा है. वो क्या है, वहां पे एनोड पॉजिटिव हुआ करता था, यहां एनोड नेगेटिव है. बाकी प्रोसेस एनोड में अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड में अभी भी रिडक्शन. ठीक है. हाँ, तो विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव एंड लास्ट सेल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ रहा है. तो सेल का रिएक्शन लिखोगे तो रिप्रेजेंटेशन तो बस लिखना ही है, सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. चलो चालू करो फटाफट. बनाना भाई. देखिए, सेल रिएक्शन लिखने के तो आपको पहले ही एनोड कैथोड बताना पड़ेगा ना क्या होगा. किसको कैथोड बनाओगे, कॉपर को, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. जाहिर सी बात है, हमारा कॉपर अगर कैथोड है तो कॉपर का रिडक्शन होने वाला है, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन होगा. तो निकल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में निकल रहेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, निकल 2+, और लेफ्ट साइड में कॉपर 2+ रहेगा,
लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आने के बाद कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर Cu, तभी तो होगा ना। अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही होता है ना, निकल विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Ni2 प्लस, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करेगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये इंडिविजुअल सेल का रिएक्शन है, ये होगा एट एनोड और ये होगा एट कैथोड। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। ई नॉट सेल सॉरी ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ निकल, नहीं सॉरी कॉपर, Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ निकल, Ni2 प्लस Ni, रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों का, ठीक है। तो क्या है वैल्यूज, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.25, 0.59 वोल्ट। तो एक सेल का ईएमएफ बहुत कम होता है, तभी तो अपन बैटरीज लेते हैं ना, क्योंकि एक सेल से हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। आप देखते हो ना, आपके टीवी के रिमोट में भी 2 सेल लगाते हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर के उतना वैल्यू आ जाएगा जितना से आपका रिमोट ऑपरेट हो जाए, वरना नहीं काम करेगा एक से। हाँ, ये क्या हो जाएगा, विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, कैथोड कौन है, कॉपर। और सेल रिप्रेजेंटेशन, निकल से बनेगा निकल 2 प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1m, दिया ना 1m, एंड दूसरे के लिए कॉपर 2 प्लस, वो भी 1m है, से बनेगा कॉपर, इसके में सॉलिड सॉलिड लिख देना, ठीक है। तो सॉलिड है तो इलेक्ट्रोड है, और कंसंट्रेशन दिया है तो सॉल्यूशन है। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, अभी तो बात की है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रेड्यूस इजिली होगा। तो रिडक्शन किसका होता है, कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन लिखो, फोर्थ एप्लीकेशन, 3 हो गए थे ना, 3 एप्लीकेशन, और उसको अप्लाई करना सीख लिया हमने हमने पीछे मेटल की सीरीज भी लिख डाली, उसके ऊपर हमने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर भी देख डाला, यहाँ पे अपन ने ई सेल भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लिखो लास्ट, टू प्रेडिक्ट दी स्पॉन्टिनिटी ऑफ द रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट दी स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लिख लेना, वो तो रहा रिडॉक्सी। टू प्रेडिक्ट दी, चौथा एप्लीकेशन, टू प्रेडिक्ट दी स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन जो लिखा हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका ये रिएक्शन था ना, इसी एग्जांपल को लेके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना इधर। आपका रिएक्शन क्या था, निकल प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू निकल 2 प्लस प्लस Cu, करेक्ट, यही था हमारा रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकल इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड, करेक्ट। तभी तो आपने जब ई नॉट कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आया, 0.59 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू आई, क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे हैं क्या। अब अगर आपने गलत प्रेडिक्ट किया होता, वहीं पर गलती की कर दी होते कि सर कॉपर को एनोड बनाते हैं, निकल को क्या, निकल को एनोड, कॉपर को एनोड एंड निकल को कैथोड, उल्टा। अभी तो आपने सही किया है, करेक्ट है वो क्वेश्चन। पर मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने से रिडक्शन इजीली होता है कि ऑक्सीडेशन इजीली होता है, नहीं याद आ रहा, कंफ्यूज हो गए, तो आप गलत कर बैठोगे और क्या करोगे, आप निकल 2 प्लस को निकल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसका आप कराओगे रिडक्शन, और कॉपर का करा दोगे ऑक्सीडेशन, यानी कि अब आपके हिसाब से निकल बन गया है कैथोड और कॉपर बन गया है एनोड, उल्टा, गलत, ठीक है। तो अब जब आप ई नॉट निकालोगे तो कैथोड निकल यानी कि -0.25 माइनस ऑफ -0.34,
सॉरी प्लस है ना, ये जो लिखा समझे, ये कहते हैं ना कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड आपने अब निकल को मान लिया है, तो ये वैल्यू है निकल की -0.25 माइनस ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा 0.34। आंसर क्या आ रहा है आपका इसमें -0.59 वोल्ट। जैसे ही आंसर नेगेटिव आया समझ जाना आपने गलत किया है, आपने कैथोड एनोड को उल्टा प्रेडिक्ट कर दिया है। इससे पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो यही कंडीशन होती है कि जिस भी रिएक्शन का, सुन रहे हैं क्या, जिस भी रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता उसी को तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं ना। पर इसका रिवर्स तो होता है, अपन पढ़ते थे इक्विलिब्रियम में भी कि जो प्रोसेस फॉरवर्ड वाला प्रोसेस नहीं हो पा रहा है रिवर्स हो सकता है। पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता पर ऊपर से नीचे तो आता है ना, तो रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस हो सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट्स रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो लिखो इसकी, इसके नीचे लाइन लिखो एक, टू सी वेदर अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, to see whether a given redox reaction is feasible, मतलब वही spontaneous, to see whether the given redox reaction is feasible or not, comma, EMF is calculated, EMF is calculated, EMF is calculated। ठीक है, एक बार ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे फिर देख लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फुल स्टॉप। इफ या फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी spontaneous, the EMF of the cell, the EMF of the cell must be positive, the EMF of the cell must be positive, EMF of the cell must be positive। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर, प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर, प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर react with zinc and silver react with 1m H2SO4, H2SO4 solution of 1 mole per liter, 1m सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विथ 1m सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 to give out hydrogen gas or not, to give out hydrogen gas or not, to give out hydrogen gas or not, full stop। given their values, E naught of Zn2 plus Zn is minus 0.76 volt, E naught of Ag plus 2Ag 0.80 volt, and E naught of H plus H2 is 0 volt। ये पता है हमको तीनों वैल्यूज, ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन दोनों को अलग अलग H2SO4 डालने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कि नहीं। ठीक है, कंसेप्ट समझना पहले क्वेश्चन का। हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि कोई एसिड के साथ अगर एक रिएक्टिव मेटल को या एक एक्टिव मेटल को रिएक्ट कराया जाए तो वो मेटल का सॉल्ट तो बनता ही है, मेटल सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक। द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, याद आ रहा है? पर ऐसा हर मेटल के साथ नहीं होता, देखो एक कंडीशन है वहां पे, एक्टिव मेटल
जैसे कि जिंक के साथ HCl ऐड करवाओ तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसा रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं, आयनिक फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस HCl का कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है? Cl कैसे इंपॉर्टेंट है? H प्लस इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोजन कैसे इवॉल्व हो रही है, तो H प्लस। Cl का काम नहीं है। अरे इस Cl की जगह H2SO4 ले लोगे तो भी वही काम होगा। तो इंपॉर्टेंट कौन है? H प्लस गिव्स यू, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? Zn2 प्लस। अरे ये ऐसा रहा होगा ना, Zn2 प्लस एंड Cl नेगेटिव, तब तो जाके ZnCl2 बना। तो इंपॉर्टेंट आयन कौन सा है? अरे आपने तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन लिया ही नहीं है, तो क्लोराइड आयन कैसे ले सकते हो? कैसे आ जाएगा? कहां से उत्पन्न हो जाएगा? जब लेफ्ट में कोई जिंक क्लोरीन है ही नहीं, तो आप राइट साइड के भी आयनिक रिएक्शन में क्लोरीन लिख ही नहीं सकते। कहां से आ जाएगा? प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसका क्या है? आयनिक रिएक्शन। आयनिक इसलिए बोला क्योंकि हमने इसको पूरा नहीं लिखा, उसका सिर्फ आयन लिया, जो इंपॉर्टेंट वाला आयन है। इसको भी पूरा नहीं लिखा, क्या लिया? उसका सिर्फ आयन लिया। समझ रहे हैं क्या? तो इस टाइप का रिएक्शन क्या ये दोनों H2SO4 के साथ दे पाएंगे क्या? ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। इसका मुझे आयनिक रिएक्शन बताओगे? हाँ हाँ, H पॉजिटिव। इसको 2H लिख दूं क्या? दो है ना। हाँ, Zn2 प्लस प्लस H2। करेक्ट। क्या ये रिएक्शन हो सकता है? ये पूछ रहा है। और दूसरा सिल्वर वाला, Ag प्लस H2SO4 गिव्स यू, क्या आएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये 2 प्लस था तो अपना यहाँ 2 कैंसिल हो गया था, बट यहाँ तो 1 प्लस है ना ये, तो Ag का ट्वाइस करूंगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हालांकि Ag2 आएगा ना, प्लस आयनिक रिएक्शन Ag प्लस 2H प्लस गिव्स यू 2Ag पॉजिटिव, करेक्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये दो रिएक्शन पॉसिबल है? इसके लिए आपको दोनों का ईएमएफ निकालना पड़ेगा। जिसका ईएमएफ पॉजिटिव वो होगा, जिसका ईएमएफ नेगेटिव वो नहीं होगा। आप समझे? इसके लिए ईएमएफ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। ई नॉट सेल के लिए क्या करोगे? कौन कैथोड, किसको कैथोड बनाओ, किसको एनोड बनाओ आप? हाँ, हाइड्रोजन कैथोड है और जिंक एनोड है, तो ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन, सही जा रहे, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। आया ना? डाले वैल्यूज, 0 माइनस माइनस 0.76, क्या आया? पॉजिटिव आया वैल्यू, 0.76 वोल्ट। सेम काम इसके साथ भी करते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या है? यही है हमारा कैथोड। तो ई नॉट, और एनोड सिल्वर को बनाया आपने। 0 माइनस 0.80, तो ये नॉट फिजिबल, और ये अभी जो एप्लीकेशन लिखी है उसी का क्वेश्चन है ये। समझ गए क्या? बना लो। हाँ हाँ, दिख रहा था, बट बताना है ना कैसे। वो तो अपन रिएक्टिविटी सीरीज में ही पढ़े हैं कि जिंक ऊपर होता है हाइड्रोजन के और सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे, यहीं से पता चल जाता है कि कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वो तो अपन 10th क्लास से पढ़े हैं, बट यहां प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों। ठीक है, तो अपन ने वो स्पॉन्टेनिटी को ई सेल से रिलेट कर दिया कि जिसका ई सेल पॉजिटिव वो रिएक्शन होगा, जिसका नेगेटिव वो नहीं होने वाला।
हो गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला काम हो गया है। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड में, कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, कंसंट्रेशन जनरली हम हर बार 1 m नहीं लेते हैं, उससे कम भी हो सकती है कंसंट्रेशन, तो हम कैसे निकालेंगे उसका ईएमएफ, कैसे निकालेंगे? तब तो हमारी टेबल से वैल्यू जो आएगी वो करेक्ट ईएमएफ नहीं होगा, है ना? हो गया सबका ये? डन। लिखिए, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दोनों ही बात करेंगे ना, मैंने बोला ना यही दो तो इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, 298 केल्विन 1 m, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन, पहले उसका इफेक्ट ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ जाएगा, तो ई सेल तो दोनों को माइनस करके निकालते हैं ना, ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखेगा नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, इन्होंने स्टडी किया था इसके बारे में, तो जो इक्वेशन अपन डिराइव करने वाले हैं ई सेल का, उसको कहेंगे नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। हो गया? तो इन्होंने ऐसा बोला था कि कोई भी एक मेटल है, अगर ध्यान देंगे इधर, कोई भी मेटल आयन है N+ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जिंक लिखते हैं ना Zn2+, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Zn बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब बनेगा ना Zn, ये इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो सेम यहां क्या करूं मैं, हाँ N इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके बनेगा ये M, समझे? तो ये मैंने जनरलाइज लिखा है और ये उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है? तो नर्स इक्वेशन सीधा अपन लिख सकते हैं, ई, ई सेल तो नहीं लिखता मैं, E इज इक्वल्स टू E0, अभी क्योंकि अपन इलेक्ट्रोड की बात करें इसलिए मैं नीचे सेल नहीं लिख रहा हूं, E इज इक्वल्स टू E0, अब तो ये नहीं है ना ये चीज, ये कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, E0 माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn+, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता है इलेक्ट्रोड के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए। ऐसे दूसरे के भी लिखोगे फिर दोनों को माइनस कर दोगे तो ई सेल आ जाएगा पूरा, समझ रहे? तो अगर मैं जिंक के लिए इस चीज को लिखूं तो E इज इक्वल्स टू E0, जिंक का वैल्यू क्या होता है E0 का, वही -0.76 वोल्ट, वो तो हम टेबल से उठाएंगे ना, पर वो वैल्यू से अब वैल्यू कुछ कम होने वाली क्योंकि अपन कुछ माइनस कर रहे हैं। माइनस R क्या होता है हमारा गैस कांस्टेंट, 8.314 वैल्यू यूज करते हैं अपन। टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ठीक है, अदरवाइज जो नया टेम्परेचर है वो लिखेंगे, मान लीजिए 303 केल्विन है, 310 केल्विन है, तो यहाँ टी की जगह वो आ जाएगा। आगे उसका इफेक्ट हमने क्या लिखा है, दोनों होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी और, तो टी आ गया अपॉन एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, जिंक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और एफ हमारा क्या होता है जल्दी बताइए, व्हाट इज एफ? फैराडे, 96,500 कूलम्स। एलएन आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसको अपन लॉग करने के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, क्या करते हैं 2 पॉइंट, तुम लोग को तो पढ़ाया हूं, कैसे नाम बदनाम करोगे पूरा बाहर जाकर के, नहीं पढ़े अपन इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स में कि एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सामने 2.303 मल्टीप्लाई कर देते तो वो लॉग हो जाता है, क्या ऐसे कर रहा है, नहीं पढ़ा प्रणव? ठीक है, तो एलएन को अभी तो एलएन अपन नेक्स्ट
स्टेप में उसको लॉक कर देंगे। यहां क्या आ जाएगा, जिंक का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn2+ का कंसंट्रेशन। और प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को अपन यूनिटी मान लेते हैं। तो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा जिंक के लिए, E इज इक्वल्स टू E नॉट, E इज इक्वल्स टू E नॉट Zn2+ से Zn, जो की वैल्यू 0.76 है, टेबल से उठाएंगे, माइनस 0.76 सॉरी, माइनस RT अपॉन NF, NF की जगह 2F तो लिख ही देते हैं। अच्छा मैं लॉग में कन्वर्ट भी कर देता हूं, ठीक है, 2.303 RT अपॉन 2F लॉग, इसकी जगह 1 रख रहा हूं, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अभी ये 1 नहीं है, अगर देखो 1 होता तो 1/1 log 1 0, log 1 0 तो ये पूरा टर्म 0, तब तो फिर E नॉट के बराबर था ना। आप समझे मैं क्या बोला, अभी ये वाला फैक्टर अभी तक 0 हो रहा था, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 थी, तो log 1 इज 0, ये पूरा खत्म। तो क्या था, E बराबर ही नॉट चल रहा था, अभी तक स्टैंडर्ड कंडीशन चल रही थी, पर अब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने जिंक के लिए निकाला, सेम काम हम कॉपर के साथ भी कर सकते हैं। एम आई क्लियर? हो सकता है बुक में यहां पे प्लस लिखा हो, अगर ऐसा होगा ना तो एक चीज चेंज करेंगे अपन अपने फॉर्मूले में, ध्यान देंगे इधर ही, यहां तक तो सेम है। अगर यहां प्लस लिखा होगा तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लॉग जो 1 अपॉन है ना वो ऊपर लिखा होगा, ये दोनों करेक्ट है। हमने यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाया है। आप जब Zn2 पॉजिटिव को ऊपर ले जाओगे तो पता क्या होगा, Zn2+ का पावर -1 हो जाएगा। सुन रहे, अरे लॉग ऑफ 1/x को आप लॉग ऑफ x इनवर्स लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। फिर ये माइनस जम करके सामने भी आ सकता है, log ऑफ m टू द पावर n इज n log m, हम पावर को जम करा के सामने भी ला सकते हैं। तो ये -1 सामने आएगा तो ये माइनस माइनस को प्लस नहीं कर देगा। तो ये ध्यान देना कि अगर ये 1 अपॉन में है तो वो माइनस होगा, और अगर ये ऊपर आ गया तो वो प्लस हो गया होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो माइनस लिखा है, बुक में तो प्लस दिया है। तो आप ये भी देखना कि यहां क्या लिखा है, दोनों करेक्ट है। एम आई क्लियर? समझ में आएगा ये चीज? तो ये आपने जिंक के लिए लिखा है। सेम अगर मैं लाइन इसको कॉपर के लिए लिखूं तो क्या बताइए क्या होगा। अच्छा एक चीज और है, इसको मैं थोड़ा सा और रेड्यूस कर रहा हूं, ई सेल या ई इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ जिंक, ये तो चल रहा है सेम, माइनस, अब देखो आर ठहरा कांस्टेंट, टेम्परेचर मान लेते हैं कि 298 केल्विन है, कि सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, टेम्परेचर 298 ही है, टेम्परेचर क्या है 298 ही दिया है क्वेश्चन में, बट कंसंट्रेशन कुछ और है। तो टीबी 298 केल्विन मान लेते हैं, और एफ की वैल्यू, ये तीनों कांस्टेंट हो गए ना, फिर तो बार बार इसको क्यों लिखें अपन, इसकी वैल्यू याद रख लेते हैं। उसकी वैल्यू होती है और अपने साथ वो भी है 2 पॉइंट, ये सारी वैल्यूज है ना, तो अपन इसको बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते रहेंगे हर बार हर क्वेश्चन में, तो अपन इतनी वैल्यूज याद रखेंगे, बस टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो ही अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे वैल्यू अप्लाई। और वो वैल्यू होती है आपकी 0.0591 अपॉन n, जो कि जिंक के केस में क्या है 2, बस n का वैल्यू चेंज करेंगे तो फॉर्मूले में 0.0591 अपॉन n आता है, और यहां पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ Zn2 का, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अब ऐसे ही मैं कॉपर के लिए भी लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये मैंने अभी जिंक के लिए लिखा है, अब मैं लिख रहा हूं किसके लिए, कॉपर के लिए। लिखूं क्या हो कॉपर के लिए, ई नॉट, कॉपर क्या स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल, माइनस ये तो सेम रहेगा 0.0591 अपॉन 2 भी सही है ना, जिंक ने 2 लूज किया, ये 2 गेन करेगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए ना, लॉग ऑफ Cu2+, एक्चुअली माइनस के साथ तो 1 अपॉन था ना, प्लस आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया दोनों का। अब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो ई सेल आ जाएगा, अरे जैसे फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई सेल निकालोगे क्या करोगे, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, निकालू ई सेल तो हमारा फाइनल नर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अभी ये तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखा है मैंने, एनोड के लिए और कैथोड के लिए, अब दोनों मिला के तो सेल बनाओगे ना, तो ई सेल क्या हो जाएगा जल्दी बताइए,
ई सेल विल बी इक्वल टू ई किसको किससे माइनस करूं? हाँ कॉपर माइनस जेड, फॉर्मूला तो वही है भाई। ठीक है चलो वैल्यूज डाल दे सबकी, पहले इसकी डालू, अरे हाँ है ना, तो ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, पहले लिख रहा हूं फिर बाद में अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, क्या बोलते, माइनस ब्रैकेट के अंदर, बोलो ना, हाँ करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करें माइनस ले जा करके, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या बोलते, तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन माइनस ई नॉट जिंक, सही जा रहे, प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है मुझे बताओ ये और ये क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल तो है वो, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल से, हाँ या ना, अब तक तो यही पढ़ते आ रहे थे ना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो उसको ई नॉट सेल लिख दूं मैं, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं कुछ कुछ चीजें, 0.0591 अपॉन 2 कॉमन है ना दोनों में, कैसे कैंसिल होगा, ये अलग है ना और ये अलग है, कैसे कैंसिल कर दोगे, नहीं करेंगे ना, यहां तक सेम है पूरा, बट दोनों में लॉग अलग अलग चीजों का लिया हुआ है ना, तो फिर वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगी, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, बट इसको कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा जल्दी बताइए, लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, प्लस क्यों भैया, कॉमन निकालना भी नहीं आता क्या, आप माइनस के साथ कॉमन निकाले तो अंदर माइनस होगा ना भाई, तब तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस आएगा, पीयूष, तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, फॉलो करें यहां तक, थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, हाँ डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है लॉग ए बाई बी, समझ रहे हैं क्या, तो ये प्रॉपर्टी मैं इन दोनों में लगाता हूं, अब इनको नहीं छोड़ूंगा ना, यहां तक सेम चलता रहेगा, ठीक है ध्यान देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, हाँ लॉग ऑफ दिस बाय दिस करूंगा, ये ऊपर आएगा तो ऊपर Zn आ जाएगा, करके दिखाऊंगी, चलेगा ना, अपॉन, ये हो गया हमारा नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, समझे क्या, अब इतना हम हर बार थोड़ी ना करेंगे, उसका एक ट्रिक है, जल्दी बताओ मुझे डेनियल सेल का रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन, अरे इक्वेशन, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस, अरे ये मैं कोई नया चीज नहीं पूछ रहा, ये आप लोग 10th में पढ़े हो, Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu, वही तो आयनिक फॉर्म में है, SO4 को ऐड कर दिया मैंने, ये रिएक्शन है, डेनियल सेल इज नॉट न्यू टू यू, आप पढ़े हो उसको रिएक्शन के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल अपन यही पढ़ते थे कि कॉपर सल्फेट से कॉपर हट सकता है, जिंक उसको हटा सकता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कॉपर जिंक सल्फेट को, तो जिंक को जिंक सल्फेट से नहीं हटा सकता, बट जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा सकता है, समझ रहे हैं क्या, वही रिएक्शन तो लिखा हुआ है, हाँ अब देखो आपको क्या याद रखना है, ई सेल सिर्फ इक्वेशन देख करके या इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख करके एक ही मतलब है, अरे रिप्रेजेंटेशन Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, रिप्रेजेंटेशन देखो या रिएक्शन देखो, एक ही मतलब है ना,
दोनों में से कोई भी एक चीज देखिए, आप पूरा सेल के बारे में पूरा हिस्ट्री से बता दोगे उसका, राइट। तो अब इसको देख करके आप ई सेल भी लिख सकते हो। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, इतना तो याद है अपन को, माइनस वो वैल्यू भी अपन इतने बार लिखे, याद हो गई है, 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू यहाँ पे 2 है, लॉग भी ठीक है। अब क्या भाई क्या करोगे, राइट साइड में जो आयन है वो ऊपर आएगा, लेफ्ट में जो आयन है वो नीचे आएगा। जैसे अपन इक्विलिब्रियम लिखते थे, ऊपर कितने आयन्स हैं प्रोडक्ट वाले, उनका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। केसी याद है, केसी कैसे लिखते थे, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, इनफैक्ट ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस। तो इसका केसी कैसे लिखते थे जल्दी बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो ऐसे ही बस वही करना है, प्रोडक्ट में कौन सा आयन है ये वाला है, रिएक्टेंट में कौन सा आयन है ये वाला है, तो उसको ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट वाले को और रिएक्टेंट वाले को नीचे, बस। क्योंकि अपन हर बार ऐसा थोड़ा करेंगे हर सेल के लिए, मैं बोल दूंगा कॉपर सिल्वर सेल है तो आप थोड़ा पहले कॉपर का अलग लिखोगे, सिल्वर का अलग लिखोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लाके ये सीधा इक्वेशन बना सकते हो आप सिर्फ रिएक्शन देख करके। एम आई क्लियर, सिर्फ रिएक्शन देख करके हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपको एक ही याद रखो, माइनस वाला, वरना प्लस वाला याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। फिर माइनस वाला मैं इसलिए याद रखने बोला क्योंकि आपको याद है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, लॉग के बाद क्या होता है यहां पर अपना ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखोगे, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने माइनस वाला प्रेफर किया है। समझ गया क्या, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया ना आप लोग, तो लिखो फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, लिखो ये रिएक्शन, और ब्रैकेट में ना एग्जांपल ये वाला लिखना, वरना आपको एम और एम एन समझ में नहीं आएगा। छोड़ दो ना चाबी, मैं नहीं लाया, मैं छोड़ दूंगा घर में। अच्छा, देखिए दोनों फॉर रिएक्शन, दिस एग्जांपल ये हो गया, नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये लिख लो, पहले एम के हिसाब से लिखना, फिर वो एम की जगह जिंक को रिप्लेस कर देना। जहां पर लिखेंगे इसके बाद आप रुकना ना, मैं लिखाऊंगा आर टी एन ऑफ एफ क्या है। डन, पहले एम वाला स्टेटमेंट, फिर जेड एन एग्जाम्पल लेकर के स्टेटमेंट हो गया। नीचे लिखेंगे वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, वैल्यू इज 8.314 जूल केल्विन पर मोल। फिर टी लिख लो, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल लिखना, जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट सुधार लेना उसकी ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ, टेम्परेचर इज, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड एफ इज फैराडे, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इसी को ये लिख दो, जिंक वाला, जिंक वाले को आगे बढ़ाते हैं। ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन माइनस, उसको लॉग में कन्वर्ट कर दिए सीधा, 2.303 आर टी अपॉन नीचे 2 भी आ गया, एंड लॉग 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव लिख देना डायरेक्ट। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर प्योर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड कंसंट्रेशन इज यूनिटी। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस वाला छोड़ ही दो,
क्यों कंफ्यूज होना, है ना। डन, यहां तक हो गया। और अगले लाइन में ये सब वैल्यूज डाल देते हैं अपन, इन सब का इक्वेशन लिख देते हैं सीधा 0.0591 वाला। हो गया यहां तक। हाँ, लिखिए नेक्स्ट लाइन में सीधा ये वैल्यू ई Zn2 plus Zn gives minus 0.0591 upon 2 log of 1 upon Zn2 positive। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या लिखोगे, इसका जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, वो m लिख देना सब जगह, है ना। ये हटा देना Zn को, इसका जनरल फॉर्म ऐसा लिखोगे, देखो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n। अब टू मत लिखना ना, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, अपॉन n लॉग ऑफ 1 अपॉन mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इसको डब्बे में डाल देना, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म लिख दिया मैंने। डन। चलो अब जिंक कॉपर का अपन सेल का ईएमएफ निकालते हैं, उससे हमारा फिर फाइनल इक्वेशन बन जाएगा ये वाला। हो गया वहां तक, है ना। लिखो फॉर रिएक्शन दिस, इसके लिए लिखते हैं फॉर Zn plus Cu2 plus gives you Zn2 plus Cu। हो गया रिएक्शन। नाउ अब यहां से चालू करते हैं, अब ये पूरा नोट डाउन करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, फिर 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यहां तक लाके एंड कर देना। इन जनरल वाला मैं यहां लिख रहा हूं, इन जनरल AA प्लस BB गिव्स XX प्लस YY। तो इसका इक्वेशन बनेगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of x to the power x into y to the power y divided by a to the power a into b to the power b। अब इनमें जो सॉलिड और लिक्विड होंगे उनको अपन 1 करके हटा देंगे, बचेंगे सिर्फ आयंस ही लास्ट में। तो आपका एंड ये होना चाहिए टॉपिक ऐसा। हो गया, ये लिखिए। ठीक है, ये हमारा नर्स्ट है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं ना, नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। थोड़ा सा लॉग एंटी लॉग हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना, लॉग की और एंटी लॉग की।